नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच पर आपका स्वागत है। शो का नाम है पब्लिक इंटरेस्ट। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। आज सबसे पहले पटियाल सीएम के घर में स्वाति संग्राम का परीक्षण करेगा। स्वाति मालीवाल आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष। दिल्ली पुलिस उनके साथ हुई मारपीट की जांच कर रही है। मारपीट का आरोप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के पीए पर है। दावा यह है कि स्वाति के ऊपर हमला सीएम के घर के भीतर हुआ है। खबर हर अपडेट के साथ आपको दूंगा, बताऊंगा कि स्वाति मालीवाल केस का कारण क्या हो सकता है। दूसरा परीक्षण नामी स्कूलों की बदनामी का करूंगा। कई स्कूलों पर गरीब बच्चों के संवैधानिक हक की चोरी और सीनाजोरी का आरोप है। एबीपी न्यूज ने आरोपों की जांच की। ईडब्ल्यूएस कोटे के एडमिशन में कैसे नामी स्कूल कानून को ठेंगा दिखाकर गरीब मां बाप के बच्चों को दाखिला देने से मना कर देते हैं। इस खबर को खुद भी देखिए और अपने जानने वालों के साथ शेयर भी कीजिए। आज आपको पब्लिक इंटरेस्ट की पावर भी दिखाएंगे। उत्तराखंड के सीएम अचानक यमुनोत्री पहुंच गए। उत्तराखंड में क्यों जगह जगह पर अधिकारियों के निरीक्षण चल रहे हैं? मध्य प्रदेश ने क्यों अपने लोगों को कुछ समय के लिए उत्तराखंड जाने से रोका है? यह भी आप पटियाल के साथ जानिएगा। सरकार ने किन दवाओं के दाम घटा दिए हैं और ये दाम क्यों घटाए गए हैं, यह भी आपको पटियाल से पता चलेगा। बस मेरे साथ रहिएगा 9:45 तक। आज पटियाल सबसे पहले देश की सबसे चर्चित खबर का परीक्षण करेगा। आज देश के घर घर में महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ हुई मारपीट चर्चा का विषय है। लोग हैरान हैं क्योंकि दावे के मुताबिक हिंसा दिल्ली सीएम आवास के ड्राइंग रूम में हुई है। हिंसा का आरोपी सीएम के पीए है। इस परीक्षण की शुरुआत पटियाल दो चीजों से करना चाहता है। पहला है एक वीडियो जिसमें स्वाति मालीवाल पुलिस के साथ सीन ऑफ क्राइम क्रिएट करने के लिए फिर से सीएम के ड्राइंग रूम में पहुंची। दूसरी चीज है आम आदमी पार्टी का बयान जिसमें दिल्ली की मंत्री आतिशी घटना के मोटिव पर जानकारी दे रही है। भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है। मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया है। पार्टी की फायरब्रांड नेता स्वाति मालीवाल के खिलाफ उनकी अपनी पार्टी आग उगल रही है, लेकिन ऐसे हालात बने क्यों? जिसे पार्टी ने महिला आयोग का अध्यक्ष बनाया, राज्यसभा का सांसद बनाया, उसने ही पार्टी प्रमुख के घर में सीन ऑफ क्राइम क्यों बना दिया? अपने एक सहयोगी को आरोपी क्यों बना दिया? सबके मन में यही सवाल है। पटियाल ने इसका जवाब तैयार किया है, आपको बताऊंगा, लेकिन पहले आपको इस केस की क्रोनोलॉजी समझा देता हूं कि कल देर रात से अब तक हुआ क्या क्या है। गौर कीजिएगा, आज सुबह सबसे पहले एफआईआर की कॉपी सामने आई जिसमें केस की टाइमलाइन और आरोपों का ब्यौरा सामने आया। एफआईआर में लिखा है कि स्वाति सीएम केजरीवाल के ड्राइंग रूम में बैठी थी, तभी सीएम के पीए विभव कुमार कमरे में घुस आए। वह बिना किसी उकसावे के स्वाति पर चिल्लाने लगे और गालियां देने लगे। एफआईआर में यह आरोप भी है कि स्वाति ने कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं किया, बावजूद उसके विभव ने थप्पड़ मारने शुरू कर दिए।
आरोप है 7-8 थप्पड़ मारे गए। एफआईआर के मुताबिक विभव ने स्वाति की शर्ट को बुरी तरह से खींच लिया। स्वाति नीचे गिर गई, उनका सिर ड्राइंग रूम में रखी सेंट्रल टेबल पर पटका गया। वो मदद के लिए चिल्लाती रही। विभव ने पैरों से स्वाति के सीने, पेट और शरीर के निचले हिस्से पर लातें मारी। बार बार पूरी ताकत से हमला किया गया। हमले के दौरान स्वाति का चश्मा नीचे गिर गया। स्वाति का दावा है कि वो भीषण सदमे में चली गई। स्वाति ने 112 नंबर पर फोन किया, पुलिस को घटना की सूचना दी। स्वाति का यह आरोप भी है कि विभव ने उन्हें धमकी दी और कहा, कर ले जो करना है, तू हमारा कुछ नहीं कर सकती, ऐसी जगह गाड़ देंगे किसी को पता भी नहीं चलेगा। यह भी एफआईआर में लिखवाया गया है। यह आरोप सामने आने के बाद राजनीति तेजी से रिएक्ट करने लगी, लेकिन केस की जांच में क्या हुआ, पहले आप वो जानिए। स्वाति मालीवाल का दिल्ली एम्स के ट्रॉमा सेंटर में मेडिकल चेकअप करवाया गया। मेडिकल टेस्ट करीब 3 घंटे चला। स्वाति मालीवाल का एक्सरे और सीटी स्कैन भी करवाया गया। इसके बाद क्या हुआ, उस पर गौर कीजिए। मेडिकल के बाद स्वाति मालीवाल को दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में ले जाया गया, जहां मैजिस्ट्रेट के सामने स्वाति के बयान दर्ज करवाए गए। मतलब अब स्वाति मालीवाल अपने बयान से पलट नहीं सकती, क्योंकि धारा 164 के तहत ये बयान दर्ज होते हैं। केस की जांच में क्राइम ब्रांच भी शामिल हो गई है। पुलिस केजरीवाल के घर के बाहर लगे 8 सीसीटीवी कैमरे का फुटेज भी अपने कब्जे में लेगी, ताकि क्या हालात थे उस दिन उसको जांचा जा सके। राष्ट्रीय महिला आयोग बहुत सक्रिय है। 24 घंटे में आरोपी विभव के नाम दूसरा नोटिस जारी कर दिया है। विभव को राष्ट्रीय महिला आयोग ने अपना पक्ष रखने के लिए बुलाया है। महिला आयोग की चीफ ने कहा है कि अगर विभव सामने नहीं आते हैं तो विभव के घर पर महिला आयोग की टीम को भेजा जाएगा। जरूरत पड़ने पर सीएम केजरीवाल और उनकी पत्नी से भी पूछताछ होगी। आपके मन में सवाल होगा कि पार्टी की बात थी तो स्वाति को मना लेते। पटियाल को भी पता चला है कि 13 तारीख से स्वाति मालीवाल को मनाने के प्रयास हो रहे थे। पार्टी ने बकायदा इस काम में संजय सिंह की ड्यूटी भी लगाई थी। संजय सिंह ने विभव के खिलाफ बयान भी दिया था कि पार्टी कार्रवाई करेगी, लेकिन स्वाति नहीं मानी और उन्होंने 16 तारीख को पुलिस को शिकायत दे दी। स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट और बदसलूकी मामले में सबसे बड़ा डेवलपमेंट आज ये हुआ कि घटनाक्रम का एक वीडियो भी सामने आया। पटियाल इस वीडियो का परीक्षण करेगा। इस वीडियो की तुलना एफआईआर के दावों के साथ करेगा। लेकिन उससे पहले आज दिन भर स्वाति के पक्ष में राजनीति ने क्या क्या रंग बदले, वो सुन लीजिए। हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दी जा रही है। वो इसीलिए लेके गए कि उनको पता था कि स्वाति यहाँ स्टेटमेंट देगी और उसका अरेस्ट हो सकता है, तो उसका मतलब उसको अरेस्ट से बचाने के लिए वो अपने साथ ले गए। कम से कम एक पक्ष आया है उधर से, आम आदमी पार्टी की ओर से। प्रधानमंत्री जी का मुंह से मणिपुर तो आज तक नहीं सुना। उनको रिजाइन करना चाहिए, मर्यादा के हिसाब से भी रिजाइन करना चाहिए। अब इस तरीके की घटना पर वो उतर आए हैं जो कि कतई दिल्ली वासियों के लिए ठीक नहीं है। ऐसा क्या है जो लात घुसे चलाने वाले को बचाया जा रहा है और महिला सांसद को मारा जा रहा है? लोग सोचेंगे विभव ने किया है ये, लेकिन मैं आपको बता दूं कि असली सरगना मास्टरमाइंड केजरीवाल जी हैं। स्वाति मालीवाल एफआईआर हुआ और जो कानून के कदम है वो तो बढ़ेंगे। अरविंद केजरीवाल का वास्तविक असली चेहरा, भ्रष्टाचार का चेहरा, महिला विरोधी चेहरा साफ साफ स्पष्ट हो गया है। विभव कुमार केजरीवाल साहब के साथ घूम रहा है, क्यों आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई है? जिस पार्टी की खुद की राज्यसभा सांसद चीफ मिनिस्टर के ऑफिस में सेफ नहीं है, वो किस नाम पे वोट मांग रहे हैं? अरविंद केजरीवाल जी ने ही ये सब इंजीनियर किया था। ये जो इंक्वायरी है, इंक्वायरी में इंक्वायरी का दायरे में अरविंद केजरीवाल को भी लाना था। अब आप पटियाल के साथ उस वीडियो का परीक्षण देखिए जो स्वाति संघर्ष में सबसे ज्यादा चर्चित है। वीडियो घटना के वक्त का है और इसमें 2 दावे देखने को हमने कोशिश भी की है।
जो एफआईआर में किए गए हैं उससे तुलना करने की कोशिश की है। स्वाति मालीवाल ने एफआईआर में यह दावा किया कि वो सदमे में थी, दर्द से परेशान थी, गर्दन और पेट पर चोट लगी थी। स्वाति पर विभव ने बिना उकसाए हमला किया। बदसलूकी की पीड़ित की शर्ट के बटन भी खुल गए। लेकिन आज जो वीडियो सामने आया है उसके संकेत अलग ही नजर आ रहे हैं। वीडियो में स्वाति पुलिस वालों को वर्दी उतरवाने की धमकी दे रही है। वीडियो में स्वाति का व्यवहार आक्रामक नजर आ रहा है। वीडियो में स्वाति विभव को गाली देते हुए भी सुनी गई है। ये बड़ी बड़ी चीजें वीडियो में देखने को मिल रही हैं। पुलिस का उसके बाद में बात करूं। तो पुलिस भी तो बाहर ही आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होता, अब अंदर ही आएगी। जो प्लीज कम विद मी। आ जाओ मैडम, बात करो। आ जाओ मैडम प्लीज। उठा के फेंक ना, उठा के फेंक। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं आपसे। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। प्लीज आप मैडम प्लीज आप ऐसा ना बोलें। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी कैमरा। वैसे इस वीडियो को जारी करने वाले और उसके इरादे पर भी सवाल उठ रहे हैं। आम आदमी पार्टी इस वीडियो को स्वाति के खिलाफ इस्तेमाल कर रही है। अब पटियाल अपने परीक्षण को आगे बढ़ा रहा है इस सवाल का जवाब खोजने के लिए कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल और विभव के खिलाफ क्यों गई। मतलब एक सीएम का घर बदनामी का अखाड़ा क्यों बन गया। पटियाल ने इसके 5 कारण खोजे हैं। बारी बारी से उनके बारे में आपको मैं बताऊंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कुछ दिन पहले ही स्वाति मालीवाल को उनकी पार्टी ने राज्यसभा का सांसद बनाया है। दावा किया जा रहा है कि अब पार्टी उनसे वो पद वापस मांग रही थी। मतलब राज्यसभा सांसद पद इस्तीफा देने को कह रही थी उस पद से पार्टी। स्वाति इसके लिए तैयार नहीं थी और इसीलिए यह विवाद हो गया। इस थ्योरी पर पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स का क्या मानना है वो भी आप सुनिए। कम से कम 5 सांसदों पर तलवार लटक रही है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। कारण उसका बहुत साफ है। कारण ये साफ है कि उन 50 दिनों ने इन लोगों ने क्या किया, पार्टी के लिए क्या किया। स्वाति मालीवाल भी इसमें आ रही है। क्यों? क्योंकि वो शुरुआती दिनों में लगभग 1 महीने में वो अमेरिका और बाहर रही और वो उस दौर में बिल्कुल सामने नहीं आई हैं। क्यों आप पीछे हैं? अगर आप सांसद हैं या तो बनिए ही नहीं सांसद, और या फिर ये है बनिए तो फिर उसके पार्टी के काम में सपोर्ट कीजिए। नहीं किया उन्होंने तो उसका फल तो था ही। एफआईआर के मुताबिक स्वाति मालीवाल सीएम केजरीवाल से मिलने उनके कैंप ऑफिस गई थी। वहां से स्वाति ने विभव को फोन किया लेकिन विभव से संपर्क नहीं हो पाया। फिर विभव को व्हाट्सएप किया, विभव ने उसका भी जवाब नहीं दिया और इस सब के बाद सीएम के ड्राइंग रूम में झगड़ा हो गया। क्या इस झगड़े का दूसरा कारण स्वाति विभव की कोई पर्सनल लड़ाई है? आम आदमी पार्टी को करीब से जानने वाले एक्सपर्ट्स की इस थ्योरी को भी सुन लीजिए। देखिए, ये बात सही है कि दोनों लोगों के बीच में व्यक्तिगत तौर पे काफी अच्छी जान पहचान थी। ये लोग वर्षों से साथ काम करते रहे हैं। लेकिन अब जो परिस्थितियां थी जिसमें कि एक व्यक्ति मुख्यमंत्री के आवास पे उनके पीए के तौर पे आधिकारिक रूप से काम कर रहा है, दूसरी महिला सांसद बन चुकी हैं, तो मुझे नहीं लगता कि ये बहुत ज्यादा व्यक्तिगत बात है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल विरोधियों के निशाने पर रहते हैं। जब से शराब घोटाले में नाम आया है तब से वो केजरीवाल की मुश्किलें डबल हो गई। केजरीवाल को 2 जून को सरेंडर करना है लेकिन सरेंडर से पहले स्वाति विभव वाला विवाद सामने आ गया। ऐसे में क्या विवाद का कारण यह है कि स्वाति मालीवाल केजरीवाल के विरोधियों का मोहरा बन गई हैं? वो किसी के इशारे पर केजरीवाल को बदनाम करने के लिए ये सब कर रही हैं? इस थ्योरी पर एक्सपर्ट्स की राय सुनी। स्वाति मालीवाल ने खुद ट्वीट करके कहा कि इसके ऊपर राजनीति नहीं होना चाहिए। बात सही है कि ये मसला विरोधी दल के लिए चुनाव के समय में एक हथियार बन रहा है। इसमें असली जो सत्य है उसको निकालना बहुत जरूरी है। क्या है सच? क्योंकि आरोप प्रत्यारोप से इसका समाधान नहीं हो सकता। केजरीवाल के जेल जाने के बाद आम आदमी पार्टी में खेमेबंदी के संकेत भी मिलने लगे हैं, जिसके चलते दिल्ली सरकार में मंत्री राजकुमार आनंद ने सरकार और पार्टी से अपना त्यागपत्र दे दिया था। अब आम आदमी पार्टी ने इस्तीफे के पीछे बीजेपी की वॉशिंग मशीन वाला फैक्टर बताया था, क्योंकि आनंद भी ईडी के फंदे में कसे हुए हैं। लेकिन अब स्वाति ने जो कुछ किया है, क्या इसका कारण पार्टी की अंदरूनी राजनीति है? इस थ्योरी का सच एक्सपर्ट से सुनिए।
अरविंद केजरीवाल और उनके गैंग ने ये एक साजिश रची जिसकी शिकार स्वाति मालीवाल हुई है। अब इस मामला कोर्ट में जाएगा, जांच होगा। मालीवाल के अपने 164 में बयान दर्ज हो चुके हैं, सच्चाई सबके सामने आई है। लेकिन ये बात भी सबके सामने आ गई कि अरविंद केजरीवाल अपनी राजनीति के लिए किसी भी तरह की बलि दे सकते हैं। आम आदमी पार्टी में महत्वाकांक्षा वाला खेल भी खूब चल रहा है। मंत्री पदों को लेकर भी टकराव नजर आता है। मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन ने तो गिरफ्तारी के बाद इस्तीफा दे दिया था, लेकिन केजरीवाल जेल से ही सरकार चलाने पर अड़े हैं। केजरीवाल के जेल जाते ही पावर का नया सेंटर बना है। सरकार में अतिशी और सौरभ भारद्वाज, पार्टी में सुनीता और संजय। ऐसे में एक थ्योरी यह भी है कि स्वाति मालीवाल पावर सेंटर से दूर थी, उनकी महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो रही थी, इसलिए इस विवाद ने जन्म लिया है। लेकिन इसकी सच्चाई क्या है, वो भी आप एक्सपर्ट से ही सुनिए। सिर्फ स्वाति मालीवाल ही नहीं, आम आदमी पार्टी का हर नेता महत्वाकांक्षी है। स्वाति मालीवाल का जहां तक बात है तो स्वार्थ की जगह पे सम्मान का विषय ज़्यादा है। स्वाति मालीवाल को मुझे लगता है जो मिलना चाहिए उससे कहीं ज़्यादा मिल चुका है। वो महिला आयोग की अध्यक्ष रह चुकी हैं और इस समय पर राज्यसभा की सांसद हैं। अब रही बात राज्य सरकार में मंत्री बनने का, तो उसके लिए विधानसभा चुनाव लड़ना पड़ता है और स्वाति मालीवाल विधानसभा चुनाव लड़ने क्यों जाएंगी। इसलिए जो भी घटनाक्रम हुआ है वो महत्वाकांक्षा और स्वार्थ से ज़्यादा सम्मान का लगता है। पटियाल के मन में यहां एक सवाल है, सीएम आवास में जो कुछ हुआ ये सब अचानक हो गया या फिर ये किसी प्री प्लानिंग का हिस्सा है? क्योंकि देश का माहौल चुनावी है, महिला वोटर को रिझाने की राजनीति जोरों पर है। ऐसे में कोई राजनीतिक दल सीएम आवास के भीतर महिला सांसद के साथ हिंसा की घटना के बारे में तो सोच भी नहीं सकता। वो तो इसे टालने की हर मुमकिन कोशिश करता, फिर भी ये पूरा केस सीएम के ड्राइंग रूम में हो गया। ऐसे में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता क्या मानते हैं वो भी सुन लेते हैं। बोल चुकी है कि वो उन पर सख्त कार्रवाई करेंगे, तो वो करेंगे। अभी इतना बड़ा इशू नहीं है, इससे भी बड़े बड़े इश्यूज है। अभी इसका एक पॉलिटिकल मुद्दा बनाया गया है। जो एक्शन लेना है वो पार्टी लेगी। महिलाओं को जितना अत्याचार चल रहा है मणिपुर में, जब एक दिन हाल है महिला को नंगे एक घुमा रहते हैं, जब कभी बीजेपी ने कुछ किया नहीं। केजरीवाल महिला का इतना सम्मान करते हैं, हर चीज में खड़े रहते हैं, तो वो ऐसे कैसे कर सकते हैं? ये इनका मतलब चाल है, ये साजिश रच रहे हैं। वो वीडियो आपको खुद जस्टिफाई कर रहे हैं अपने आप को कि ऐसी कोई चीज नहीं हो, आराम से बैठी हुई है। अगर जैसे कोई चीज होती तो वीडियो में शो होती। इस मामले में पार्टी के नेता तो बोल रहे हैं, लेकिन सीएम केजरीवाल ने खुद चुप्पी साध रखी है। विभव सीएम केजरीवाल के पीए हैं, क्या इसलिए केजरीवाल चुप है? लेकिन स्वाति भी तो आम आदमी पार्टी की ही राज्यसभा सांसद है, दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष भी हैं। ऐसे में वो बार बार इस सवाल से क्यों बच रहे हैं? अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरविंद जी स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक आप कुछ बोले नहीं है। आपकी ओर से आपके साथ में स्वाति मालीवाल के मामले में अभी तक अरविंद केजरीवाल से हम बात करने की भी कोशिश करेंगे। अरविंद जी नहीं सर स्वाति मालीवाल के आरोप गंभीर हैं। खुद आम आदमी पार्टी ने स्वाति के साथ बदतमीजी की बात स्वीकार की। आरोपी विभव पर कड़ी कार्रवाई का दावा भी किया था, लेकिन अब पार्टी स्वाति के इरादों पर सवाल खड़े कर रही है। स्वाति मालीवाल को बीजेपी का मोहरा बता रही है। यह बहुत ही कंट्राडिक्टरी है। पटियाल को लगता है कि यह पॉलिटिकल मिसमैनेजमेंट का विवाद है। पार्टी में खेमेबंदी बढ़ गई है। पार्टी के बड़े नेता अगर ज्यादा दिन जेल में रहे तो पार्टी को आने वाले दिनों में और भी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। अब पटियाल पब्लिक इंटरेस्ट में नामी स्कूलों की बदनाम कहानी का परीक्षण करेगा। मोटी फीस लेने वाले बड़े स्कूल कैसे कानून को ठेंगे पर रखते हैं, इसका अनुभव आपने कभी ना कभी जरूर किया होगा या सुना तो होगा ही। आज पटियाल आपको जो परीक्षण दिखाने जा रहा है उसमें ऐसे स्कूलों की कहानी है जो भारत के संविधान को फेल कर रहे हैं। वो राइट टू एजुकेशन के तहत गरीब बच्चों को एडमिशन देने में धोखेबाजी कर रहे हैं। एबीपी संवाददाता अजातिका सिंह ने एक बड़ी रिपोर्ट तैयार की है, उससे आपको
बड़ी समस्या का चेहरा समझ आ जाएगा। लेकिन उससे पहले पटियाल आपको कुछ अहम जानकारियां देना चाहता है, आप उन्हें याद रखिएगा। गरीब बच्चे अच्छी शिक्षा पा सकें, इसके लिए देश में राइट टू एजुकेशन कानून बनाया गया। 6 से 14 साल के बच्चों को शिक्षा का अधिकार दिया गया। गरीब परिवारों के बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूलों में 25% सीटें रिजर्व कर दी गई। पढ़ाई पूरी तरह फ्री कर दी गई। गरीबी का सर्टिफिकेट सरकार बनाती है। किसी स्कूल में किस बच्चे का दाखिला होगा, इसकी लिस्ट भी सरकार ही निकालती है, और वो भी लॉटरी से। स्कूलों को इसके बाद बस दाखिला देना होता है। 15 साल से यह कानून देश में लागू है, लेकिन बढ़िया कानून और आसान एडमिशन प्रोसेस के बावजूद गरीब बच्चों की शिक्षा की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि नामी स्कूल RTE यानी राइट टू एजुकेशन के तहत कानून को ठेंगे पर रखते हैं। स्कूल वाले लेने को तैयार नहीं है। ये बोल देते हैं कि सीट हमारी फुल हो चुकी है, ऑफिस से भी बाहर कर देते हैं, बात नहीं कर रहे। कल भी मुझे ऐसे ही भगा दिया गया था, कोई मतलब उन्होंने कुछ सुना नहीं मेरे। तुम मेरे से तो बात करो मत इस बारे में, ये क्या देती हैं बस। उन्होंने कहा सीट फुल हो गई है, अब आपको जगह नहीं मिलेगी। गाजियाबाद के सौरभ कुमार अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से आते हैं, इसलिए राइट टू एजुकेशन कानून का इस्तेमाल किया। EWS कोटे के तहत बच्चे के दाखिले का एप्लीकेशन डाला। लॉटरी सिस्टम में पहली क्लास के लिए बच्चे के नाम की पर्ची निकल गई। बेसिक शिक्षा विभाग ने लेटर भी जारी कर दिया। सौरभ के मुताबिक सेंट एंटनी स्कूल ने दाखिला देने से फिर भी इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि शिक्षा विभाग की चिट्ठी से एडमिशन नहीं होता। तो उन्होंने बोला कि हम BSA के अंडर नहीं आते, हमारा 12th तक क्लास है, स्कूल है, सॉरी, हम इसके अंडर नहीं आते। फिर मैं सेकंड टाइम गया ये लेटर लेके, तो कह रहे इस लेटर की कोई वैल्यू नहीं है, हम एडमिशन लेंगे, हमारे यहाँ एडमिशन नहीं होता। मैं थर्ड टाइम में कल गया था, कल भी मुझे ऐसे ही भगा दिया गया था, कोई मतलब उन्होंने कुछ सुना नहीं मेरे। एडमिशन फॉर्म गाजियाबाद की ज्योति ने भी भरा था। दावा है पहली लिस्ट में ही बच्चे का नाम भी आ गया। BSA ने दाखिले की चिट्ठी भी जारी कर दी, लेकिन बच्चे को लेकर जब ज्योति ग्रीनफील्ड स्कूल पहुंची तो स्कूल में क्या हुआ, आप खुद ज्योति से सुनिए। कहती हैं कि यहाँ क्यों आते हो तुम बार बार, तुम्हें समझ में नहीं आता। एक बार मैं समझा चुकी, 4-4, 5-5 बार आ जाते हो तुम बार बार यहाँ। रूडली बात करती हैं, बहुत गंदी तरीके से, उन्हें तो बात करने की ही तमीज नहीं है सच में। ज्योति और सौरभ जैसे कई पेरेंट्स का ये दावा है कि EWS कैटेगरी में लॉटरी निकलने के बाद भी प्राइवेट स्कूल उनके बच्चों को दाखिला नहीं दे रहे। मोहम्मद रिदान का पहली क्लास में एडमिशन हुआ। बच्चे की मां का कहना है कि निदा पब्लिक स्कूल ने दाखिला देने से साफ मना कर दिया है। ये कह रहे हैं कि हम नहीं लेंगे। अच्छा। बस ये कहते हैं हम नहीं लेंगे, हमारा नाम क्यों लिखवाया है स्कूल का, कहीं और अच्छा कहीं और स्कूल का लिखवाती, हमारे स्कूल का क्यों लिखवाया। और अब लास्ट में तो स्कूल ऑफिस से भी बाहर कर देते हैं, बात नहीं कर रहे। पब्लिक इंटरेस्ट के पास ऐसे 23 बच्चों की लिस्ट है जिनके पेरेंट्स ने यह आरोप लगाया कि EWS कैटेगरी के बावजूद उनके बच्चों का गाजियाबाद के कई निजी स्कूलों में एडमिशन नहीं हो पा रहा है। ये लेटर के जरिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा बच्चे को लेटर भी दे दिया गया, उनके अभिभावकों को ये जानकारी देते हुए कि उनका एडमिशन अब हो जाएगा। स्कूल का नाम भी आ गया, लेकिन जब स्कूल पहुंच रहे हैं ये तमाम अभिभावक, तो उन्हें स्कूल वाले भगा देते हैं ये कहकर कि हम इन तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को नहीं मानते, हम सरकार के बनाए गए RTE एक्ट को नहीं मानते, और आप जब भी आएंगे इसी तरह से आपको वापस कर दिया जाएगा। अब यही शिकायत लेकर जो तमाम अभिभावक हैं वो BSA ऑफिस भी पहुंचे हैं। हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने अभिभावकों के आरोपों की पड़ताल शुरू की तो सामने क्या आया। पता चला कि इस बार EWS एडमिशन के लिए 8,554 फॉर्म भरे गए थे, जिनमें से 1,228 फॉर्म अधूरे पाए गए। 2,520 फॉर्म रिजेक्ट हो गए। 1,085 फॉर्म स्कूल चॉइस की वजह से रिजेक्ट हुए। 4,806 फॉर्म की वेरिफिकेशन हुई, जिसके बाद 3,721 बच्चों का एडमिशन के लिए सिलेक्शन हुआ। लगातार देख रहे हैं इस मामले में इस साल का अभी रिकॉर्ड क्या कह रहा है, कितनी लॉटरी लिस्ट आ गई हैं, कितने बच्चों का एडमिशन हो गया है, और पिछले साल का आंकड़ा क्या कहता है। जो पिछले साल का आंकड़ा है उसमें भी लगभग 50% बच्चों को एडमिशन नहीं मिला था,
और उसमें लगभग 30% बच्चे जो हैं वो एज कवर कर गए थे, वो दोबारा भर ही नहीं सकते थे बेचारे। और इस साल की भी कहानी आप देख ही रहे हैं कि जो डेडलाइन सरकार देती है उससे लेट चल रहा है प्रोसेस। 15 दिन पहले यहाँ के मिले थे तो कहा था कि भाई इलेक्शन में सबकी ड्यूटी लगी थी इसलिए लेट था। सब लोग शांत चलिए, इलेक्शन से फ्री होके शायद इस काम को करेंगे। लेकिन अभी भी इतने सारे पेरेंट्स हैं कि जिनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पा रहा है और कोई भी स्कूल उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का नाम प्रियांश है, जिसे नामी स्कूल डीपीएस में दाखिला मिला था। परिवार का आरोप है कि डीपीएस में बच्चे को एडमिशन नहीं मिला, उल्टे स्कूल की तरफ से यह कहते हुए एफआईआर दर्ज करवा दी कि बच्चे का परिवार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आता ही नहीं है। देख सकते हो मैं दुर्बल वर्ग में नहीं आती हूँ, मैं रेंट पे रहती हूँ, ये मेरी मम्मी का घर है, मैं यहाँ आ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, मैं किराए पे रहती हूँ, आप चल के देख सकती हो। मेरे हस्बैंड किसी की गाड़ी चलाते हैं। ये मनगढ़ंत कहानी लिखकर कहानियां बनाई, हाँ जी मनगढ़ंत कहानी। हमारी संवाददाता अजातिका सिंह ने बच्चे के परिवार के आरोपों पर स्कूल का पक्ष जानना चाहा, लेकिन इस मुद्दे पर स्कूल ने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। हमारे तमाम कोशिशों और इंतजार के बावजूद डीपीएस के स्कूल प्रशासन की तरफ से हमें कोई जवाब नहीं मिला। सिस्टम है, कानून है, संविधान है, फिर भी ये प्राइवेट स्कूलों पर मनमानी का आरोप है। बच्चों के माता पिता का आरोप है कि पब्लिक स्कूल गरीबी का प्राइवेट सर्वे कराते हैं और एडमिशन ना देने के 100 बहाने तैयार करते हैं। गरीबी के प्राइवेट सर्वे का एक उदाहरण और देखिए। डीपीएस सिद्धार्थ विहार स्कूल के बारे में शिकायत है कि उसने ईडब्ल्यूएस कोटे के कैंडिडेट प्रियांश को इसलिए दाखिला नहीं दिया क्योंकि जवाब यह मिला था कि कैंडिडेट के पिता के पास अपनी कार है, घर है, इसलिए वो गरीब नहीं है, एडमिशन नहीं मिलेगा। एबीपी न्यूज ने आरोपों की जांच में चौंकाने वाला सच सामने आया। ईडब्ल्यूएस कोटे के कैंडिडेट बच्चे के पिता किसी और की टैक्सी चलाते हैं, मतलब ड्राइवर है। परिवार के पास अपना घर भी नहीं है, वो 2000 रुपए महीना किराए पर रहते हैं। अब बताइए कि इन आरोपों को खारिज करवाने के लिए वो किसकी चौखट पर जाएं? आरटीआई के तहत जिन बच्चों को एडमिशन मिलता है उनकी फीस का खर्च सरकार उठाती है। इसके बावजूद गरीब बच्चों को दाखिला देने में प्राइवेट स्कूल आनाकानी करते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई मुफ्त में पढ़ा देता है, उनका खर्च सरकार उठाती है। इन सब के बीच एक बच्चे के एडमिशन से जुड़ा दस्तावेज हमारे हाथ लगा है, जिसमें एक ही बच्चे का नाम 10 स्कूलों की एडमिशन लिस्ट में है, लेकिन उसे दाखिला किसी भी स्कूल ने नहीं दिया। एक तो सरकार की तरफ से आने वाले फंड की प्राइवेट स्कूल बंदरबांट करते हैं, जितना भी फंड आता है उसकी बंदरबांट करते हैं। ये आरोप है एक बड़ा। और आगे की बात यह है कि लिस्ट में बच्चों का नाम आने के बावजूद एडमिशन नहीं मिल रहा। प्राइवेट स्कूलों पर परिवार वाले एक नहीं कई आरोप लगा रहे हैं। बच्चों के पेरेंट्स का कहना है कि उनके बच्चों को दस्तावेज पूरे होने के बाद भी स्कूलों में ना तो एंटरटेन किया जाता है और ना ही उनकी कोई सुनवाई हो रही है। स्कूल अपनी मर्जी से बच्चों के घरों का वेरिफिकेशन करते हैं, घर में टीवी या फ्रिज बताकर फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है। एडमिशन के लिए जाने पर स्कूल में अभिभावकों से बदसलूकी होती है और सबसे बड़ी बात यह कि प्राइवेट स्कूल जिले में सबसे बड़े शिक्षा अधिकारी के आदेश के बावजूद दाखिला नहीं दे रहे हैं। प्राइवेट स्कूल ऐसा क्यों कर रहे हैं? बच्चों को एडमिशन दिए बिना स्कूलों को क्यों इस तरह से पेरेंट्स को वापस लौटाया जा रहा है वहां से? शिक्षा के अधिकार कानून को प्राइवेट स्कूल क्यों नहीं मान रहे हैं? और शिकायतें मिलने के बावजूद शिक्षा विभाग हाथ पर हाथ धर बैठा क्यों रहता है? एबीपी न्यूज संवाददाता अजातिका सिंह ने गाजियाबाद के बेसिक शिक्षा अधिकारी से जब ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, आप ये भी सुन लीजिए। हम लोग कोई हक नहीं देते हैं, इन्वेस्टिगेशन का अधिकार उनको नहीं है, चूंकि अगर आय प्रमाण पत्र तहसील से बनता है, अगर वो प्रमाण पत्र लगा हुआ है तो उनको उसको मानना है, उनको अधिकार नहीं है जांच करने का। उनसे हम लोग कहेंगे कि आपने अगर एडमिशन लेट लिया है तो उनको रिमेडियल टीचिंग देकर के उनके उन बच्चों के समकक्ष लाया जाए। खंड शिक्षा अधिकारियों को भी निर्देशित किया गया है कि आप लोग जो है कि स्कूल से संपर्क करके सभी बच्चों का दाखिला उस स्कूल में कराया जाए। जिन बच्चों के दाखिले अभी तक नहीं हुए हैं हम लोग और कड़ाई से इसका पालन करेंगे और सभी बच्चों का दाखिला उन स्कूलों में कराएंगे। नहीं, हम लोग जो है कि अगर ऐसा लेटर आया है हम लोग उस पर उनको लेटर भेज करके उनसे जानेंगे कि आपने कैसे जांच कराया। आगे जो भी कार्रवाई होगी हमारे शासनादेश में विभागीय निर्देश जो उस आधार पर हम लोग कार्रवाई करेंगे।
पब्लिक इंटरेस्ट में हमने आपको बड़ी समस्या का छोटा सा चेहरा दिखाया है। पूरे देश में यह पीड़ा बहुत बड़ी है। संविधान को धोखा देने वाले स्कूलों पर सरकार को कड़ा प्रहार करना चाहिए। अब वक्त है आपको पब्लिक इंटरेस्ट का असर दिखाने का। पटियाल पिछले कई दिनों से उत्तराखंड की कहानी दिखा रहा है, चारधाम यात्रा की दिक्कत बता रहा है। उसने सवाल खड़ा किया था कि सीएम चुनावी ड्यूटी छोड़े, अपने राज्य में लौटे। पटियाल की पुकार रंग लाई, सीएम चुनाव ड्यूटी छोड़कर राज्य में लौट आए हैं और लगातार समस्याओं को दूर करने की कोशिश भी कर रहे हैं। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी आज खुद यमुनोत्री धाम पहुंच गए, चारधाम यात्रा को सुगम बनाने में जुट गए। उन्होंने आज खुद ग्राउंड जीरो से यमुनोत्री धाम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इससे पहले उन्होंने सुबह सचिवालय में अपने अधिकारियों के साथ बैठक की, जिसके बाद यमुनोत्री धाम जाकर मौके पर हालात को भी समझा। वहां मौजूद श्रद्धालुओं को भी यात्रा के बारे में किसी ना तरह से किसी की भी परेशानी हो, उसको समझने की कोशिश की। सीएम धामी के मुताबिक अब हालात सामान्य हैं और लोग यहां दर्शन करने के लिए आ सकते हैं। काफ़ी लोग जो रास्ते में थे उन सबके दर्शन हो रहे हैं। अब आसानी मैं सभी को आमंत्रित करता हूं कि चारधाम यात्रा में आएँ, किसी भी प्रकार की कोई शंका या न रखें, क्योंकि 2-3 दिनों में ज़्यादा संख्या आ गई थी। पिछले सालों के मुकाबले में दुगनी संख्या आ गई थी, लेकिन अब सब व्यवस्थित है। यात्रा बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। हम चारधाम आने वाले सभी यात्रियों का, सभी श्रद्धालुओं का, तीर्थयात्रियों का स्वागत करते हैं। उनके आतिथ्य के लिए उत्तराखंड तैयार है। पटियाल का मकसद सुधार ही था, वो हो गया तो मुख्यमंत्री को बधाई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य के लोगों से कहा है कि वो फिलहाल चारधाम यात्रा पर ना जाए। पटियाला अब लोकसभा चुनाव में बढ़ते करोड़पति और अरबपतियों का परीक्षण करेगा। लोकसभा चुनाव जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, अरबपति उम्मीदवारों की लिस्ट भी लंबी होती जा रही है। हर चरण में ऐसे कैंडिडेट बढ़ रहे हैं जो अरबपति नहीं तो कम से कम करोड़पति जरूर है। 20 मई को 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। सभी सीटों पर कुल 695 उम्मीदवार हैं। 5वें चरण में 4 अरबपति उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। चुनाव में अरबपति उम्मीदवार कैसे बढ़ते जा रहे हैं, ये बताने के लिए पटियाल ने आपको 5 चरणों के अरबपति प्रत्याशियों का एक आंकड़ा दिखाना है। अब जरा उस पर गौर कीजिएगा। पहले चरण में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या कितनी थी? 9। दूसरे चरण में 100 करोड़ से ज्यादा संपत्ति वाले प्रत्याशी बढ़कर 10 हो गए। तीसरे चरण में अरबपति उम्मीदवारों की संख्या और बढ़कर 13 हो गई और चौथे चरण में अब अरबपति प्रत्याशियों की संख्या बढ़कर 22 के पार पहुंच चुकी है। 5वें चरण में 4 अरबपति हैं। 5 चरणों के अरबपति कैंडिडेट्स को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल संख्या 58 होती है। इन 58 कैंडिडेट्स के पास 24,790 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब तक के चुनाव में सुपर रिच कैंडिडेट की लिस्ट भी आपको बता देता हूं, कौन कौन से सुपर रिच कैंडिडेट हैं। नंबर 1 अरबपति कैंडिडेट है आंध्र प्रदेश के चंद्रशेखर पेमासानी। हल्फनामे में इन्होंने अपनी कुल संपत्ति 5,705 करोड़ रुपए बताई है। तेलुगु देशम पार्टी के टिकट पर गुंटूर लोकसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। दूसरे अरबपति हैं बीजेपी के कोंडा विश्वेश्वर रेड्डी। 4,568 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं ये। तीसरे रिचेस्ट कैंडिडेट बीजेपी के पल्लवी डेम्पो हैं, गोवा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। पल्लवी की कुल संपत्ति है 1,361 करोड़ रुपए। एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ चौथे अरबपति उम्मीदवार हैं। हल्फनामे के मुताबिक नकुलनाथ 716 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। 5वें रिचेस्ट कैंडिडेट टीडीपी के प्रभाकर रेड्डी हैं। रेड्डी के पास 716 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब लोकसभा चुनाव के 5वें फेज के प्रत्याशियों की बात कर लेते हैं कि उन पर कितना कर्ज है। 5वें फेज के 695 कैंडिडेट्स में से 327 अपने हल्फनामे में कर्ज दिखा रहे हैं, यानी 47% कैंडिडेट्स ने कर्ज ले रखा है। अब 5वें फेज के टॉप 5 कर्जदार कौन कौन से हैं, जरा इन पर गौर कीजिएगा। उनके नाम हम आपको बताने जा रहे हैं। 5वें फेज के कैंडिडेट्स में सबसे ज्यादा कर्ज एनसीपी शरद पवार जो गुट है उसके सुरेश गोपीनाथ महात्रे हैं, उन्होंने सबसे ज्यादा कर्ज दिखाया है। महाराष्ट्र की भिवंडी सीट से लड़ रहे हैं, उन्होंने 107 करोड़ रुपए की संपत्ति दिखाई है और 75 करोड़ रुपए का उन पर कर्ज है। दूसरे नंबर पर मुंबई नॉर्थ के निर्दलीय उम्मीदवार संजय मफतलाल हैं, जिनकी संपत्ति 48 करोड़ रुपए की है और उन पर कर्ज है
39 करोड़ रुपए का। तीसरे नंबर पर हैं करण भूषण सिंह, जो कैसरगंज लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। उन्होंने संपत्ति दिखाई है 49 करोड़ रुपए की। करण भूषण सिंह पर 22 करोड़ रुपए का कर्ज है। चौथे नंबर पर मुंबई नॉर्थ के बीजेपी उम्मीदवार पीयूष गोयल, उन्होंने अपनी संपत्ति 110 करोड़ रुपए की दिखाई है और पीयूष गोयल पर 14 करोड़ रुपए का कर्ज है। पांचवें नंबर पर हैं भिवंडी के निर्दलीय उम्मीदवार नीलेश सांबरे, इनकी संपत्ति 116 करोड़ रुपए है और इन्होंने 12 करोड़ रुपए का कर्ज ले रखा है। ये सब उन कर्जदारों की लिस्ट है। अब पटियाल रसोई घर के बर्तन का परीक्षण करेगा। आपको बताएगा कि खाने और पकाने के लिए कौन से बर्तन अच्छे हैं और कौन से बर्तन खराब हैं। ऐसा कहने का आधार भारत सरकार से आई एक रिपोर्ट है। इस रिपोर्ट को इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन ने मिलकर तैयार किया है। बारी बारी से पटियाल आपको हर तरह के बर्तन का नफा नुकसान बताएगा। शुरुआत मिट्टी के बर्तन से करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक सेफ्टी की लिस्ट में मिट्टी के बर्तन नंबर 1 है, क्योंकि खाना बनाने में तेल कम लगता है, इको फ्रेंडली होते हैं, मतलब प्रदूषण नहीं फैलाते, खाने का पोषण बचाते हैं, बर्तन के तापमान में खाने की गुणवत्ता खत्म नहीं होती। अब पटियाल आपको उन बर्तनों के बारे में बताएगा जो आजकल बहुत चलन में हैं, जैसे लोहे, एल्युमिनियम और खास तांबे के बने बर्तन। भारतीय खाने में चटनी, अचार, सॉस और खट्टी चीजें होती हैं। इन्हें अगर तांबे, एल्युमिनियम और लोहे के बर्तन में रखेंगे तो वो नुकसान करती हैं, बर्तन का भी और स्वास्थ्य का भी। अब पटियाल हेल्दी बर्तन के इंडेक्स में स्टेनलेस स्टील के बर्तनों का हाल आपको बताएगा। ये बर्तन किचन में खट्टे और मीठे खाने के लिए सेफ हैं, खटाई से रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही खाना खराब करते हैं और ना ही खाने से खराब होती है आपकी सेहत। हेल्दी बर्तन के इंडेक्स में अब पटियाल आपको हाई प्रोफाइल किचन की पहचान बन चुके बर्तनों के बारे में बताएगा। इसमें सबसे पहले टेफ्लॉन की बात कर लेते हैं। इसमें खाना चिपकता नहीं है। हम तेज ऐसे पराठे बना सकते हैं कि जो कमाल के बनते हैं और टेफ्लॉन उसके लिए बहुत बढ़िया साबित होता है। लेकिन सरकारी रिपोर्ट ये कहती है कि 170 डिग्री से ज्यादा की आंच पर ये नॉन स्टिक टेफ्लॉन खतरनाक हो सकता है। चूल्हे पर खाली बर्तन अगर ज्यादा देर रहे तो उसकी कोटिंग उखड़ जाती है। जिन बर्तनों की टेफ्लॉन कोटिंग उखड़ जाए उनका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे आजकल किचन में ग्रेनाइट स्टोन वाले बर्तन भी काफी ट्रेंड में हैं। इनके बारे में सरकारी रिपोर्ट क्या कहती है, अब उसको जरा ध्यान से सुनिए। ग्रेनाइट स्टोन बर्तन में खाना बनाओ तो गैस कम लगती है, खाना जल्दी से पक भी जाता है। ग्रेनाइट स्टोन बर्तन खाने को ज्यादा देर तक गर्म रखते हैं। ग्रेनाइट स्टोन बर्तन में अगर कोई कोटिंग की गई है तो उनके नीचे हल्की आंच का प्रयोग करें, तेज आंच ना चलाएं उसके नीचे। बहुत सारे मेथड्स होते हैं खाना बनाने के, जैसे स्टीमिंग है, बॉइलिंग है, प्लस इसमें आपका चॉपिंग भी आता है कि आप खाने को किस तरीके से काटते हैं। ठीक है, छोटे छोटे अगर आप काटेंगे तो उसमें न्यूट्रिएंट लॉस जो है वो ज्यादा होता है। थोड़े बड़े साइज के अगर आप काट के उनको हल्का सा बॉईल करके देन आप अगर कुक करते हैं तो उसमें आपके न्यूट्रिएंट ज्यादा इंटैक्ट रहते हैं। फ्राइंग में एक तो फ्राइंग की वजह से जो है आपका कैलोरी इनटेक जो है वो ज्यादा भी हो जाता है, प्लस ज्यादा हीट के वजह से उसमें न्यूट्रिएंट लॉस बहुत होते हैं। बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऐसे हैं जो हीट लेबाइल होते हैं और अगर आप उनको एक टेम्परेचर से ज्यादा अगर हीट करते हैं या कुक करते हैं तो वो लॉस हो जाते हैं। सो ऐसे खाने में आपको टेस्ट तो मिलेगा पर न्यूट्रिएंट नहीं मिलेंगे। तो आप स्टीम करके, बॉईल करके या आप उनको हल्का सा रॉ फॉर्म में जो है वो ले सकते हैं, रैदर देन आप उसको प्रॉपर फ्राई करें। अमेठी में स्मृति ईरानी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की मिमिक्री की। बीजेपी क्या करती है, धर्म धर्म बोलती है, कैसे जाऊंगा, कुछ नहीं किया मोदी ने। हम इतनी कीचड़ में जाते थे, अब क्यों जाते थे भैया, रोड बना लिया होता है। सरकार ने 41 दवाओं के दाम कम करने का फैसला लिया है। ज्यादातर दवाएं हार्ट अटैक और शुगर के इलाज से जुड़ी हुई हैं। देश में 7 करोड़ डायबिटिक पेशेंट हैं। पब्लिक इंटरेस्ट में आज इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और अब आपसे मुलाकात होगी सोमवार रात 9 बजे। शुभ रात्रि।